कहते हैं इंसान जब किसी परेशानी में पड़ता है तो उसी परेशानी को दूर करने के लिए वह जल्दबाजी में कुछ ऐसा गलत फैसला ले लेता है जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए मुसीबतों में पड़ जाती है। आज के घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। एक युवती होती है, कुछ ऐसा काम करती है कि जिसकी वजह से उसके ऊपर मुसीबतों का एक पहाड़ सा आ जाता है और उसी से छुटकारा पाने के लिए वह जल्दबाजी में ऐसा फैसला ले लेती है जिसकी वजह से एक हंसता खेलता इंसान ही इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती है, इससे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर कतई यकीन नहीं होता है। आखिर क्या था आज की घटना में, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से आज ये जो वीडियो है इम्पोर्टेंट होने के नाते काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में ही हमीरपुर एक ज़िला लगता है, और ठीक उसी का ही एक राट कस्बा लगता है, और ठीक उसी में ही सारमेड़ एक जाना माना इलाका पड़ता है, और उसी का ही भटियानी एक मोहल्ला पड़ता है। उसी मोहल्ले के रहने वाले होते हैं मूलचंद अनुरागी। उनके परिवार में उनकी अपनी पत्नी भी होती है सरस्वती, लेकिन सरस्वती के टोटल 2 बच्चे ही होते हैं और दोनों को दोनों बेटे होते हैं। उनका अपना सबसे बड़ा जो बेटा होता है इधर वीरेंद्र, अब जिसकी उम्र लगभग 22 से 23 साल के आसपास होता है, और छोटा बेटा होता है अनिल। लेकिन वीरेंद्र की अपनी पत्नी भी होती है वर्षा, जिसकी उम्र लगभग 20 से 21 साल के आसपास होती है। लेकिन वीरेंद्र अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए, दूर करने के लिए जो होता है, अपने ही पास एक मिठाई की दुकान होता है, उसी पे जाकर कारीगरी का काम करता है। लेकिन हाँ, वहाँ बतासा बनाने में उस इलाके में उसका जो नाम होता है बड़े ही तौर तरीके से लिया जाता है, क्योंकि जाना माना बतासा कारीगर जो होता है इधर वीरेंद्र वहाँ इलाके में जाना जाता था। लेकिन वीरेंद्र की जो अपनी माँ होती है सरस्वती वहीं पास ही एक नवोदित विद्यालय होता है, वहीं में ही एक छात्रावास होता है, उसी में जाकर रसोइया का काम करती थी। अब जिसकी वजह से वीरेंद्र कि जो अपनी माँ होती है सरस्वती और साथ में वीरेंद्र ठीक ठाक पैसे कमाते, जिसकी वजह से उनके घर का पूरा जो परिवार जो खर्चा होता है तौर तरीके से चल पाता, खूबसूरत तरीके से इनकी ज़िंदगी भी चल जाया करती थी। तभी मैं बात कर रहा हूँ ठीक इधर 10 नवंबर साल 2020 का ही। अब शाम का टाइम होता है, तो शाम के टाइम इधर सरस्वती जो होती है नवोदित जो महाविद्यालय होता है छात्रावास का, अब उसी में मौके पर अब वह खाना बनाने के लिए निकल जाती है। उसके घर में सिर्फ उसकी अपनी बहू ही होती है, क्योंकि उसके अपने 2 बेटे होते हैं। दोनों बेटे मौके पर काम के लिए अब निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही अब रात का 8 बजे के आसपास का टाइम होता है, तो सरस्वती जो होती है अपने सारे काम निकाल कर मौके पर अपने कमरे में दाखिल होने के लिए अब जैसे पहुंचती तो बाहर देखती है कि कमरे के बाहर जो दरवाज़ा है उस पर तो ताला लटका हुआ है। अब सरस्वती का जो मन होता है बड़े अचंभे में पड़ जाता है कि आखिर आज ताला क्यों लटका है, आखिर हमारी बहू वर्षा कहाँ गई। इसीलिए अपने पड़ोसियों से पूछने लग जाती है, तो पता चलता है कि उसकी जो अपनी बहू थी वर्षा बड़ी तेज़ से यहाँ बाहर निकल कर ही अपने जुबान से कोई बात कहे जा रही थी चिड़चिड़ा कर। लेकिन पड़ोसी जब यह बात इधर जाकर सरस्वती को बताते, सरस्वती एकदम से चौंक जाती है और उसी समय अपने बेटे इधर अनिल को फ़ोन कर देती है। अनिल जो होता है अपने घर पहुंचता, घर पहुंचने के बाद अपने बड़े भाई अब वीरेंद्र के मोबाइल पर जब कॉल करता है, पता चलता है वीरेंद्र का मोबाइल तो घर के अंदर ही बज रहा है, लेकिन उठाने वाला कोई नहीं है। इधर अनिल अपने भाभी वर्षा के मोबाइल पर भी कॉल करता है, लेकिन तब भी कोई उठाने वाला नहीं होता है। आखिर इधर सरस्वती और साथ में
अनिल दोनों बड़े सोच में पड़ जाते हैं। उनके मन में काफ़ी आशंकाएं होने लग जाती है, क्योंकि पड़ोसी द्वारा जो कहीं भी बात होती है, इधर सरस्वती के मन में एक शंका का घर बना जाती है। अब उसी वक्त अनिल जो था अपने नज़दीकी पुलिस थाने इधर राठ में फ़ोन कर देता है। वहाँ के जो अधिकारी होते हैं तुरंत ही खबर पाते हैं। खबर पाने के बाद अब उसी वक्त जो होता है इधर अब भटियानी मोहल्ले में पहुँचते हैं। पहुंचने के बाद वही सरस्वती मिलती है। सरस्वती ज्योति वहाँ के इंस्पेक्टर को जब देखती है तो एक एक बात बता देती है। थाना इंस्पेक्टर भी देखते हैं कि सही में सरस्वती के मकान के बाहर जो दरवाज़ा उस पर तो ताला लटका हुआ है, और उसी वक्त ताले को अब तोड़वा देते हैं। पुलिस की जो टीम उनके अंदर दाखिल होती है तो देखती है वीरेंद्र पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था में वहीं ज़मीन पर पड़ा हुआ है। यह नज़ारा देखकर सरस्वती और साथ में अनिल चीख चीख कर दहाड़े मारकर रोकना बिलना शुरू कर देते हैं। और इसकी आवाज़ सुनकर जितने भी इलाके में मौजूद लोग होते हैं सभी लोग उसी वक्त सरस्वती के घर के सामने इकट्ठा हो जाते हैं। और कुछ तो अंदर जाते हैं, लेकिन जो हंस देखते हैं वह भी दंग सा रह जाते हैं। पुलिस की जो टीम होती है घटनास्थल का अब उसी समय जब निरीक्षण करती है तो पास देखती है जो मसाला पीसने वाला सिलबट्टा होता है, वही बट्टा पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था में वहीं पड़ा होता है। पुलिस की टीम जहाँ देखती है, देखने के बाद पहली नज़र में भांप जाती है, बस करो इसी बट्टे की यूज कर वीरेंद्र को मौत के नींद सुलाया गया है। पुलिस की जो टीम होती है इधर अब जाकर सरस्वती से पूछताछ शुरू कर देती है। सरस्वती पुलिस के सामने बेधड़क कहने लग जाती कि साहब कई महीनों से हम देख रहे हैं कि हमारी अपनी जो बहू है वर्षा और साथ में वीरेंद्र के बीच आए दिन झगड़े तकरार हुआ करते थे, लेकिन हमें साहब नहीं पता होता कि आखिर एक दिन चलकर या खुद हमारे लिए मुसीबतों का पहाड़ बनने वाली है। अब यह बात जैसे ही वहाँ इंस्पेक्टर इधर सरस्वती से सुनते हैं, इधर अनिल से पूछताछ करते हैं, लेकिन अनिल जो था उस समय कुछ बताने से भी इनकार कर जाता है। पुलिस की जो टीम होती है इधर वहाँ खड़े जितने भी व्यक्ति होते हैं सबसे पूछताछ करती है। सबको पता चल जाता है कि वर्षा की हाथ है, लेकिन पुलिस को जो पता चलता है कि वर्षा जो होती है अपने मोहल्ले में तो मौजूद ही नहीं है, पुलिस का जो शंका होता है और बढ़ जाता है। बढ़ने की वजह से अब इधर सरस्वती जो होती है बिना टाइम गंवाए अब उसी वक्त जो होता है इधर वहाँ के इंस्पेक्टर के सामने खड़ी होकर अपनी बहू वर्षा के ऊपर अपने बेटे इधर वीरेंद्र के हत्या का मुकदमा धारा 302 के तहत अब दर्ज करवा देती है। पुलिस की जो टीम होती है वीरेंद्र के बॉडी का वहीं पंचनामा भरती है, तौर तरीके से निरीक्षण करती है। निरीक्षण करने के बाद उठाकर अपने ही नज़दीकी जिला जो अस्पताल होता है हमीरपुर में अब पोस्टमार्टम के लिए भेजवा देती है। इधर पुलिस की जो टीम होती है अब वर्षा की तलाशी करने के लिए एक टीम गठित करती है। तभी पता चलता है सरस्वती के द्वारा कि वर्षा जो थी ठीक अपने ही मायके अब इधर ठीक दूसरे दिन सुबह के टाइम ही अब इधर सईदपुर पहुंचने के बाद वर्षा की अपनी माँ होती है चंदा। अब चंदा से पुलिस की जो टीम होती है वही पूछने लग जाती कि वर्षा के बारे में। पता चलता वर्षा घर के अंदर अपने ही कमरे में मौजूद है। पुलिस की टीम पहुंचती है, महिला टीम भी होती है, अंदर जाती है तो वर्षा सही में वहीं बैठी होती है, लेकिन उसके चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा शिकन होते हैं। महिला टीम इधर वर्षा को अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुँचती है और बिना किसी सख्ती दबाव के इधर वर्षा जो होती है इधर अपने रह रहे नए नवेले पति इधर वीरेंद्र के हत्या का जुर्म बड़े ही स्वभावश कबूल कर लेती है। लेकिन पुलिस के सामने जो सच्चाई इधर वर्षा बताती से सुनने के बाद लोगों के रूह तक खड़े हो जाते हैं। असल में मध्य प्रदेश का ही जाना माना जो ज़िला है हमीरपुर और उसी का ही राठ कस्बा है और उसी में ही एक सईदपुर गांव लगता है। उसी गांव के रहने वाले जयराम होते हैं। उनकी अपनी पत्नी होती है अब चंदा, लेकिन चंदा के टोटल 2 ही बच्चे होते हैं, एक बेटा और एक बेटी। जो सबसे बड़ा बेटा होता है अशोक और जो सबसे छोटी बेटी होती है यही वर्षा। लेकिन इधर जयराम जो होते हैं अपने पारिवारिक मजदूरों को जयराम जो होते हैं अपने परिवार की मजबूरी को समझकर वह उसी वक्त दिहाड़ी मजदूरी करना जब शुरू कर देते हैं। करने की वजह से उनके जो शरीर होता है वह एक बीमारी के जकड़ में फंस जाता है, जिसकी वजह से वह हमेशा हमेशा के लिए चारपाई पकड़ लेते हैं। इधर पूरे परिवार वाले जो होते हैं जयराम की दवाई करते करते कर्जे में डूब जाते हैं। लेकिन तब भी जयराम की ज़िंदगी में कोई राहत का स्वभाव नहीं दिखाई देता। इधर वर्षा और साथ में अशोक जो होते हैं अपनी पढ़ाई वहीं पास एक विद्यालय होता है उसे में जाकर मौके पर अब 10वीं तक कैसे ना तैसे करते हैं। लेकिन दोनों जो होता है इधर पढ़ाई को अपनी मजबूरी समझकर मौके पर छोड़ भी देते हैं।
लेकिन अशोक जो होता है अपने पिता के इलाज के लिए अब वहीं जाता, जो पास मिठाई का दुकान होता है उसी में जाकर हलवाईगिरी का काम करना भी शुरू कर देता है। और लेकिन वर्षा जो होती है इधर अपने परिवार की मजबूरी को समझकर पढ़ाई छोड़कर अपनी माँ के साथ घर गृहस्थी में उलझ जाती है। लेकिन इधर अशोक जो होता है पैसे तो कमाता है, अपने पिता के ही इलाज में तो लगवाता है, लेकिन उसके पिता को कोई राहत नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जयराम जो थे एक दिन इस दुनिया को छोड़ के अब चले जाते, जिसकी वजह से इधर चंदा के ऊपर एक मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है, क्योंकि दोनों बच्चों की जो जिम्मेदारी होती है अब इधर चंदा के ऊपर आ जाती है। क्योंकि इधर अब बेटी जो वर्षा होती है लगभग 19 वर्ष करार चुकी है, शादी के दहलीज पर खड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से अब चंदा को वर्षा की शादी की चिंता होने लग जाती है। लेकिन इधर अशोक जिस मिठाई की दुकान पर काम करता था उसी दुकान पर काम करने वाला होता है इधर अब वीरेंद्र भी। इधर वीरेंद्र की दुकान पर काम करने वाला होता है अशोक भी। एक दुकान पे काम करने की वजह से दोनों की दोस्ती होती है, दोस्ती होने के नाते दोनों एक दूसरे के घर आया जा भी करते थे। लेकिन इधर अशोक की अपनी जो बहन होती वर्षा उसी दुकान पर कभी कभी लंच देने के लिए पहुंच जाया करती थी। तभी एक दिन दुकान पर खड़ा होता है खाली ही इधर वीरेंद्र, और वीरेंद्र जैसे ही खड़ा होता है उसी वक्त वर्षा टिफिन लेकर पहुंचती है। लेकिन वर्षा की खूबसूरती को जब देखता है तो वीरेंद्र वहीं खुश दीवाना सा हो जाता है। होने की वजह से अब उसके इर्द गिर्द वहीं घूमना फिरना शुरू कर देता है, तो चार बातें कर लेता, लेकिन वही बातें जो होता है इधर अशोक के मन में अब घर कर जाती हैं। और वर्षा से मिलने के लिए इधर अशोक से दोस्ती का एक ऐसा हाथ बढ़ा लेता है कि कब मिलने का दोबारा अब मौका मिले। लेकिन जब भी अब वर्षा आती तुरंत ही उसके करीब जाकर इधर वीरेंद्र अब खड़ा हो जाया करता था, मीठी मीठी बातें कर कर इधर वर्षा को अपने जाल में उलझाने के लिए लग भी जाया करता था। और तभी अपने प्यार का इजहार करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, अपने खूबसूरत पलों को दूर करने के लिए और ज़िंदगी सजोने के लिए इधर वीरेंद्र जो होता है अपनी हिम्मत को तो जुटाता है, लेकिन वर्षा के सामने अपने प्यार का इजहार भी नहीं कर पाता है। लेकिन वर्षा उसकी जब नज़र को देखती है वीरेंद्र के तो समझ जाती कि आखिर वीरेंद्र चाहता क्या है, क्योंकि वर्षा के भी अपनी एक मजबूरी होती है, क्योंकि उसके माँ के ऊपर अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी भी होती है, शादी की चिंता भी होती है। वर्षा भी यही चाहती थी कि हमें ऐसा जीवन साथी मिले जो हमारे पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाए भी और साथ में हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाए भी। तो वर्षा की नज़र में इधर जो होता है वीरेंद्र भी भा जाता है। धीरे धीरे वीरेंद्र जब भाता है तो लेकिन वर्षा सोचती है कि पहले प्यार का इजहार कौन करेगा, क्योंकि हम एक तो औरत जात की अगर प्यार का इजहार करेंगे तो कल का हमारा बदनामी होना भी स्वाभाविक है। यही सोच कर अब वर्षा का जो मुंह होता है वह बंद सा रहता है। लेकिन इधर वीरेंद्र जो होता है वर्षा से प्यार का इजहार करने के लिए आए दिन अब लगा पड़ा रहता है। और तभी एक दिन जैसे ही दोपहर का टाइम होता है उसी वक्त पता चलता है कि अशोक जो होता मौके पर दुकान का सामान लेने के लिए दूर बाजार गया हुआ है। लेकिन वर्षा लंच लेकर पहुंच जाती है, और जब पहुंचती है तो इधर मौके का फ़ायदा तो उठाने के लिए भरपूर प्रयास भी करने लग जाता है वीरेंद्र। और वर्षा को वहीं पाता है तुरंत ही पहले तो उसके करीब जाता है, फिर एक बार चेहरा को अपने जो उदासी होता है उसको दूर करता है। वर्षा समझ जाती कि आज कुछ कहने वाला है। वर्षा कह देती कि जल्दी से कहो नहीं तो काफ़ी लेट होने वाला है। वीरेंद्र समझ जाता है कि वर्षा भी समझ चुकी है, और उसी वक्त वीरेंद्र वर्षा के सामने अपना प्यार का इजहार भी कर देता है। और जब इजहार करता है वर्षा के जो चेहरे होते हैं मुस्कुराहट में बदल जाती है। वह समझ जाता है कि वर्षा हमारे प्यार को पूरी तरह से स्वीकार कर चुकी है। और उसी दिन से वर्षा और साथ में वीरेंद्र के बीच जो मुलाकातें होते हैं और बढ़ जाते हैं। लेकिन जब भी वर्षा टिफिन लेकर आती है और जब वापस जाने लग जाती है तो अपने सारे काम छोड़कर वीरेंद्र जो होता है वर्षा के पीछे पीछे निकल जाता है, और रास्ते भर उसे मीठी मीठी बात कर कर और उसकी खूबसूरती का तारीफ़ कर कर, उसके काम की तारीफ़ कर कर इधर वर्षा को अपने जाल में पूरी तरह से उलझाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वर्षा जो होती है इधर पहले से तैयार खड़ी होती है, जिसकी वजह से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग भी चालू हो जाते हैं। इधर दोस्ती के आड़ में अब वीरेंद्र वर्षा के साथ अपने रिश्ते को अहमियत देने के लिए पूरी तरह से तैयार भी खड़ा हो जाता है। लेकिन तैयार की सारी हद तब पार हो जाती है जब दोनों के बीच अनैतिक संबंध पनप जाते हैं, और संबंध का जो सिलसिला होता है यह बेधड़क चलने लग जाता है। वर्षा की भी लगने लग जाता है कि अपने जो शौक़ हो वह वीरेंद्र से तो पूरे हो रहे हैं, लेकिन वर्षा की एक सोच होती है अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए, अपने जीवन साथी चुनने के लिए हमें अब वीरेंद्र को अपना ही साथी बनाना चाहिए। और उसी समय ठान लेती है कि हमें चलकर वीरेंद्र के साथ शादी की बात करना चाहिए। लेकिन उसके मन के जो ख्याल होते तब बदल जाते हैं जब वह सोच बैठती है कि अगर शादी हम करेंगे
तो कल के हमारे ऊपर कोई मुसीबत ना टूट जाए, क्योंकि जल्दबाजी में गलत फैसला लेने के लिए एक सोच समझने की समझदारी भी बहुत ज़रूरी होती है। यही सब सोच समझकर वर्षा भी काफ़ी ज़्यादा सोच लेती है, चलो हम वीरेंद्र के साथ शादी तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ 6 महीने तो बीत गए हैं, लेकिन अब तक हम वीरेंद्र को ढंग से नहीं समझ पाए हैं, और 6 महीने अगर हम और रह लेते हैं तो हो सकता है वीरेंद्र को तौर तरीके से समझ जाए, इसके बाद हम वीरेंद्र के साथ शादी कर लेंगे। यही सब सोचकर अब वीरेंद्र के सामने जाकर शर्त भरी एक पेशकश करती है। अब वीरेंद्र जैसे आप बात सुनता है, सुनने के बाद कहने लग जाता कि 6 महीने बीते, अभी तक तुम हमें समझ नहीं पाओ। यह बात जब सुनती वर्षा कहने लग जाती है अभी हमें टाइम चाहिए, 6 महीने और रुको, फिर दोनों मिलकर शादी कर लेंगे। वीरेंद्र कह देता तब तक हम क्या करेंगे। वर्षा कह देती है तुम चिंता क्यों करते हो, हम तुम्हारे ही घर में तुम्हारे साथ रिलेशन में 6 महीने और रहेंगे, और उस वक्त हम तुम्हें तौर तरीके से समझ जाएंगे कि आखिर तुम हमारे लिए क्या खरे उतर पाओगे, अब हमारे शौक़ पूरा कर पाओगे। अगर कर पाओगे, अगर खरे उतर पाओगे तो तुम्हारे साथ हम 6 महीने बाद ठीक शादी कर लेंगे। और वीरेंद्र को भी यह शर्त बड़ा अच्छा लग जाता है, और लगने की वजह से और उसी समय अपनी माँ सरस्वती के पास जाता है और एक बात बता देता है। लेकिन जब यह बात सरस्वती सुनती, सुनने के बाद एकदम सन सर जाती, कहने लग जाते कि हम अविवाहित युवती को अपने घर में बहू की दर्जा नहीं दे सकते। काफ़ी तौर तरीके से सरस्वती अपने बेटे वीरेंद्र से पेश आती है। वीरेंद्र भी समझ जाता है कि हमारी माँ कतई हमारी बात सुनने के लिए राज़ी नहीं होगी, लेकिन वीरेंद्र जो होता है अपनी माँ को मनाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाता है, जिसकी वजह से उसकी जो माँ होती है इधर अब वर्षा को अपनी घर की बहू बनाने के लिए अब हामी भर लेती है। लेकिन इधर वीरेंद्र जो होता है अब जाता है, जाने के बाद वर्षा के सामने तुरंत ही खुशियों वाला जो खबर होता दे देता है, और वर्षा खबर पाती है और इधर वीरेंद्र दोनों शादी के लिए एक निर्णय भी ले बैठते हैं। और ठीक है 14 जून साल 2000, अब इधर 20 का ही जैसे ही दोपहर का टाइम, उसी वक्त दोनों जाते पास एक मंदिर है, तो उसी मंदिर में जाकर तौर तरीके से शादी कर लेते हैं। और शादी करने के बाद अपने ही घर में ले आता है वीरेंद्र वर्षा को, और बहू का दर्जा दिलवाकर घर में ही अब रख देता है। खूबसूरत तरीके से ज़िंदगी जो होता है इधर वर्षा और वीरेंद्र बिताने लग जाते हैं। लेकिन वर्षा के जो शौक़ होते शारीरिक, वह शौक़ उसके हिसाब से पूरी तरह से खरे उतर जाते, जिसकी वजह से इधर वर्षा अपने पति वीरेंद्र से रात का जो सुख चाहिए उसकी वजह से खुश रहती है, और ज़िंदगी इधर वर्षा को बड़ी खूबसूरत लगती है। लेकिन बीतते बीतते जब कुछ महीने का वक्त बीतता है तो वर्षा को उस घर में बहू के नाते बड़ी घुटन सी लगती है, क्योंकि वर्षा के जो शौक़ होते हैं एक खुले माहौल में ज़िंदगी जीना, और साथ में उसके पहनाव को लेकर भी उसके खिलाफ घर में ना रहना, जिसकी वजह से वर्षा इधर अपने पति से इसी के लिए झगड़े तकरार शुरू कर देती है। यहाँ तक कि वर्षा को भी अपने ससुराल में रहने के लिए कतई सोच विचार के लिए उसके पास टाइम नहीं दिखता, जिसकी वजह से आए दिन यहाँ तक कि अपने सास सरस्वती भी झगड़े तकरार करती। और झगड़े तकरार का एक और कारण बन जाता कि जब भी इधर वीरेंद्र अब सैलरी पाता, सैलरी पाने के बाद आधा से ज़्यादा हिस्सा होता है वेतन का अपनी माँ के हाथों में रख देता है। लेकिन इस बात की भनक अब जैसी वर्षा को लगता है, इसी को लेकर वर्षा अपने पति यहाँ तक कि अपने सास से भी झगड़े तकरार करना शुरू कर देती है। और झगड़े तकरार जो सिलसिला होता है अब आए दिन बढ़ता शुरू हो जाता है। लगभग 6 महीने अब बीतने के हो जाते हैं, लेकिन तब भी वर्षा की ज़िंदगी में कोई सुधार नहीं आ पाता। ना पाने की वजह से वीरेंद्र और साथ में वर्षा, यहाँ तक कि वर्षा की जो अपनी सास होती है सरस्वती, अब तीनों के बीच आए दिन उसी वेतन और उसी सुख के लिए झगड़े तकरारते हैं। झगड़े तकरार की वजह से इधर वर्षा भी परेशान हो जाती है, और इधर वीरेंद्र भी, और इधर सरस्वती भी। आखिर घर में खुशीमय जीवन चल रहा था, अचानक क्या कैसा मोड़ आ गया। और तभी ठीक है अब 10 नवंबर साल 2020 का ही, अब जैसे ही सुबह का टाइम होता, सुबह के टाइम में इधर वीरेंद्र जो होता है अब दुकान पे काम के लिए निकल जाता है। उसका जो अपना भाई होता है छोटा, वह अनिल भी अपने काम के लिए पास एक कंपनी होता है उसी में अब निकल जाता है। लेकिन जब शाम का 4 बजे के आसपास का टाइम हो जाता है, शाम के टाइम में सरस्वती जो होती है विद्यालय में, सरस्वती जो होती है नवोदित विद्यालय में अब छात्रावास में एक रसोई के लिए निकल जाती है। सिर्फ घर में सिर्फ वही बचती है वर्षा। लेकिन जैसे ही अब रात का वही 6 बजे का आसपास का टाइम होने वाला होता है, तो उसी वक्त घर में ही वीरेंद्र लौटता है। और जब वीरेंद्र लौटता है तो इधर वर्षा जब देखते कहने लग जाती है कि वेतन हमारे हाथ में रख दो। लेकिन यह बात जब सुनता है वीरेंद्र वहीं सनस रह जाता, कहने लग जाता है कि वेतन का हमने आधा से ज़्यादा हिस्सा अपनी माँ को दे चुके हैं, क्योंकि दिवाली भी आने वाली है, घर का सारा खर्चा माँ को ही देखना पड़ेगा।
लेकिन जब इधर वर्षा सुनती ही बात करने लग जाती, क्या तो हमारे सिर्फ शारीरिक सुख के लिए हमारे लिए बने हुए हैं और पैसे नहीं दे सकते। यह बात जब सुनता है वीरेंद्र वहीं से स्तन सर जाता है। वीरेंद्र का जो माथा होता है वहीं पर चकरा सा जाता है, जिसकी वजह से इधर उसी वक्त वीरेंद्र वर्षा को अपने हाथ गाल पर जाकर वर्षा के रख देता है, जिसकी वजह से वर्षा स्तन से रह जाती है और वहीं वर्षा तुरंत ही धड़धड़ाना शुरू कर देती है। लेकिन वर्षा की जो नज़र होती है वहीं पास रखा हुआ एक सिलबट्टे पर पहुंचती है। वट्टा उठाने के बाद इधर एक के बाद एक वार जो होता है वीरेंद्र के ऊपर किए जाते हैं, जिसकी वजह से वीरेंद्र वहीं खून से लथपथ हो जाता है। थोड़ी देर बाद वह दुनिया छोड़कर भी चला जाता है और वर्षा अपने कमरे में जाती है, अपने बैग में सारे कपड़े अपने पैक कर लेती है। पैक करने के बाद वहाँ से तुरंत घर के बाहर निकलती है और वहीं दरवाजे पर ताला लगाकर मौके पर अपने ही मायके अब सैदपुर चली जाती है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई खुद वर्षा के थ्रू आता है तो पुलिस की जो टीम होता है एकदम तो सनस रह जाती है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है वर्षा को समझा बुझा कर हिदायत देकर उसी समय वहाँ के न्यायालय में ले जाती है। वर्षा के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे भी डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य होता है किसी को दिल को ठेस पहुंचाने का नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।